हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक है शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। ठीक है, इसका सेकेंड एडिशन है। इस बुक को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये बुक को मेरे साथ खोलिए और पढ़िए। ठीक है, जिससे आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। तो इसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रांजिशन ऑफ द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में क्या बदलाव हो रहे थे उसके बारे में ये फर्स्ट चैप्टर बताता है। जिसका फर्स्ट पार्ट शुरू होता है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर था, द माइटी मुगल एम्पायर, इसका फाउंडेशन था किया था ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में। ठीक है, फिर जो इसका फुल ग्लोरी था इसको बढ़ाने का श्रेय जाता है अकबर को। ठीक है, और जब इसका डिक्लाइन की शुरुआत होती है तो वो डिक्लाइन का श्रेय जाता है औरंगजेब को। ठीक है, अब औरंगजेब के लिए देखें तो इसका टाइम पीरियड कुछ ऐसा रहा था। औरंगजेब जब आएगा, औरंगज़ेब का टाइम पीरियड होगा 1658 से 1707। 1658 में जब ये गद्दी में बैठेगा तो एक बहुत सारी उल्टी सीधी पॉलिसीज़ अपनाई गई। तो रिलीजियस पॉलिसीज़ जो कहा जाता है, इसकी रिलीजियस जो पॉलिसीज़ होगी उसकी वजह से कई सारे जो हिंदूज होंगे वो खुद को एलियनेटेड समझेंगे, वो खुद को उस एम्पायर का पार्ट नहीं समझने लगेंगे और इससे थोड़ा सा खफा हो जाएंगे। ठीक है, और एक और माना जाता है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी खास करके डेक्कन में, जो बीजापुर और गोलकोंडा के खिलाफ जो इसने की थी, तो जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खर्चा हुआ था। और यहाँ तक कि जो इसकी पावर थी ना डिक्लाइन होने लगी। आखिरकार वैसे वो जीत तो गया था बीजापुर और गोलकोंडा को, पर उससे कुछ गेन नहीं कर पाया कुछ खास। उसको होल्ड करना भी इसके लिए मुश्किल हो रहा था और उस टाइम मराठा से बहुत पावरफुल हो रहे थे, इसको बार बार चैलेंज कर रहे थे। ठीक है, खैर, पर कई स्टूडेंट्स मानते हैं कि पूरी तरह से औरंगज़ेब जिम्मेदार नहीं था कि इतना जो बड़ा माइटी मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन करने लगा। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वीकनेस थी, एड जिसकी वजह से ये डिक्लाइन किया। ठीक है, और कुछ पर्सनैलिटीज़ ही ख़राब थी, रूलर ही अच्छे नहीं आए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेकार था, पर्सनैलिटीज़ भी बेकार थी, जिसकी वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, और फिर जब हम आगे देखेंगे तो जब डिक्लाइन होना शुरू करेगा तो इसमें बहुत लेस डिबेट है कि जब डिक्लाइन की शुरुआत होगी वो औरंगज़ेब से होगी। सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि जो डिक्लाइन हुआ औरंगज़ेब के टाइम से हुआ। और ये औरंगज़ेब का टाइम था, तो जैसे ही औरंगज़ेब मरेगा तो उसके बाद जब देखा गया कि बार बार सक्सेशन के लिए वॉर्स होंगे, जैसे कि राजा मरा, जैसे मानते हैं औरंगज़ेब मरा। ठीक है, ये औरंगज़ेब मर गया तो इसके जो बच्चे होंगे वो सारे गद्दी के लिए लड़ने लग जाएंगे। अब लड़ने लग जाएंगे तो जिसकी वजह से बहुत सारा वक्त ज़ाया होगा, वीकनेस आएगी एम्पायर में। ठीक है, और उसी 18th सेंचुरी में हम देखेंगे जो कमांडर्स थे वो काफ़ी वीक होंगे, अच्छे कमांडर्स ही नहीं आएंगे। सारे के सारे बस एम्पायर को मक्खन मलाई लगाएंगे और अपना काम निकलवाएंगे। मिलिट्री रिफॉर्म नहीं हो रहा था, टेक्नोलॉजी भी बेकार थी। जो टेक्नोलॉजी थी उस वक्त की वो बहुत बेकार थी। ठीक है, मिलिट्री रिफॉर्म तो हो ही नहीं रहा था, और जिसकी वजह से जो होगा ये हमारे फ्रंटियर्स है, जैसे कि इंडिया को उस टाइम में फ्रंटियर्स बड़ा होता था। तो उस टाइम पे जब फॉरेन इन्वेजन होगा, ठीक है, तो पर्शियन इन्वेजन होगा सबसे पहले, तो कौन करेगा? नादिर शाह। नादिर शाह इतना बड़ा माइटी एम्पायर को बर्बाद करके रख देगा। 1738 से आएगा ये, और 39 में चला जाएगा और दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ा धक्का होगा एम्पायर को। ठीक है, उससे रिकवर कर ही रहे थे। 1748 में 10 साल बाद अहमद शाह अब्दाली आ जाएगा। अहमद शाह अब्दाली आएगा, वो फर्स्ट अफगान इन्वेजन होगा। ठीक है, जो अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होगा उसको फर्स्ट अफगान इन्वेजन कहा जाता है। ठीक है, जो 1748 में आने वाला था। ये पहली बार तो ये इसको हटा देंगे, पर जब ये हार जाएगा तो फिर आएगा ये 1756 में फिर आएगा। 1756 से 57 जब में ये आएगा तो ये एक तरफ तो मुगल्स को हराएगा और दूसरी साइड मराठास
इसको भी हराएगा। मुगल्स उस टाइम कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो वो मराठा की हेल्प लेते हैं और इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम था बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा बैटल ऑफ पानीपत था और इससे पहले कौन से पानीपत के बैटल हुए थे। ठीक है, बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर खैर अफगानी आए, यहाँ पे लूट खसोट की, कुछ टाइम रहे पर ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए क्योंकि जो अब्दाली की फोर्सेस थी ना अफगानिस्तान में, वहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से वापस भागना पड़ा। पर जब वो गया तो यहाँ पे जो मुगल का इतना ज़्यादा ग्लोरी थी, इतना लोग इज्जत करते थे, तो वो खाक में मिला के गए थे। ठीक है, 1761 ये तो नहीं पता चला कि कौन रूल करेगा, पर ये जरूर पता चल गया था कि आगे कौन रूल नहीं करेगा। ठीक है, अब एक और हिस्टोरियन होते हैं सर JN सरकार। ये क्या कहते हैं, वीक एम्पायर्स एंड इनकम्पिटेंट कमांडर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाउनफॉल ऑफ द माइटी मुगल एम्पायर। ठीक है, ये भी कहते हैं कि एम्पायर तो वीक थे ही, कमांडर भी कई गुजरे थे जिसकी वजह से ये माइटी मुगल एम्पायर था वो वीक पड़ गया। ठीक है, एक और हिस्टोरियन है TGP स्पीयर। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं देर वॉज नो डर्थ ऑफ एवर पर्सनैलिटीज़ इन 18th सेंचुरी इंडिया। ये कहते हैं कि यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ की कमी नहीं थी, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस और जनरल्स थे। सैयद ब्रदर्स थे, निज़ाम उल मुल्क थे, अब्दुल समद खान थे, ज़कारिया खान थे, सादत खान थे, सफदर जंग थे, मुर्शिद कुली खान और सेवई जय सिंह। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमांडर्स थे, पर इनकी दिक्कत क्या थी कि ये खुद के लिए ज़्यादा सोचते थे और एम्पायर के लिए नहीं सोच रहे थे। उस टाइम का इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसा हो गया था कि सब एम्पायर के सामने अच्छा बनने की कोशिश में सारे के सारे एम्पायर बिल्डिंग के लिए काम ही नहीं कर रहे थे। देशभक्ति वाली फीलिंग थी ही नहीं उनके लिए, उनके अंदर। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे फॉरेन इन्वेजन होगा वो आपस की पॉलिटिक्स में ही लगे रहेंगे, जैसे कि तू जा कि तू जा, तो इसकी वजह से कोई नहीं जाएगा और ये बड़ी ईजिली तरीके से फॉरेन इन्वेजन सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये TGP स्पीयर्स कहना चाहते थे। ठीक है, और ये भी कहना चाहते हैं कि मुगल इंस्टीट्यूशन में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ये डिक्लाइन होने लग गया। ठीक है, तो मुगल इंस्टीट्यूशन को समझते हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर को वॉर स्टेट कहा कहते हैं, वॉर स्टेट। ये इसके कोर में था क्योंकि ये अल्टीमेटली इसी पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की तरफ था ये। ठीक है, जो कि पूरी तरह से अपनी मिलिट्री पे बेस कर रहा था। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये एक गाँव है। ठीक है, इसने कहा कि हम नहीं जानते मुगल एम्पायर कौन है, तो यहाँ पे इसे मिलिट्री भेजेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, और इसको कहेंगे तुम हमें टैक्स देते रहो वरना ये तुमसे तुम्हारी ज़मीनें छीन लेंगी। तो फिर तो ये इससे सब इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये एक तरह से वॉर स्टेट हो गया, मिलिट्री पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो इनकी बात नहीं सुनेगा उसको फिजिकल तरीके से मार पीट के मना लेंगे। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा फंडा था। ठीक है, तो सबसे ऊपर अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें किंग। किंग के नीचे सब आएंगे, किंग सबसे टॉप पर रहेगा। ठीक है, इसके नीचे आएंगे मिलिट्री अरिस्टोक्रेसी। मिलिट्री अरिस्टोक्रेसी, अब ये क्या है, मिलिट्री अरिस्टोक्रेटी वो अरेंजमेंट है जिसमें कहा गया था कि जो मिलिट्री के लोग होंगे, जो मतलब जो उसकी सेना में के लोग होंगे उसको मिलिट्री अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। जो उसमें ऊंचे के दर्जे के लोग होंगे मिलिट्री में, उसको मिलिट्री अरिस्टोक्रेसी कहा गया। ठीक है, अब जब लेट 18th सेंचुरी आएगा
जब लेट 18th सेंचुरी आएगा तो सॉरी 16th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी आएगा तो अकबर जो है ऑर्गेनाइज कर देगा इस मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी को मनसबदारी में। अब ये मनसबदारी क्या है? ठीक है, मनसबदारी को हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड अरिस्टोक्रेसी है जो मिलिट्री के काम करता है। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, अब इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इसको संभालना, मतलब इसे जितनी भी रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा, तो ये सारा मनसबदार करेगा। ठीक है, इसको पूरा पूरा का पूरा एरिया मनसबदार के अंदर आ जाएगा। तो एक तरह से ये संभाले कैसे? अपनी मिलिट्री के थ्रू, अपनी सेना भेज के सबसे कलेक्शन करवा लेगा। ठीक है, एक तरह का यही सिस्टम है। ठीक है, तो मनसबदारी का के बारे में और देखते हैं। मनसबदारी एक ड्यूल रैंक होती थी। ठीक है, ड्यूल रैंक है, ड्यूल न्यूमेरिकल रैंक है। ठीक है, जट एंड सवार। ठीक है, जट और सवार, इसकी ड्यूल न्यूमेरिकल रैंक है। ठीक है, अब जट क्या होता है? जट होता है, जट इसकी पर्सनल रैंक बताता है कि इसकी औकात क्या है। जो सवार है, सवार का मतलब जैसे कि कोई घुड़सवार हो गया, तो मतलब एक तरह से इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ हॉर्समैन रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज मनसब। ठीक है, मनसब कह लो या जिसका लैंड कह लो, ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जो ड्यूल न्यूमेरिकल रैंक है, ये दोनों ही डिसाइड करती थी कि वो कोर्ट में एक अरिस्टोक्रेट की, एक बंदे की औकात क्या है। ठीक है, वो कितना पावरफुल है, कितना नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से ये बताता था। और मनसबदारी भी कई टाइप की होती थी। अगर मनसबदार को कैश में पे कर दिया तो उसको कहते थे नकदी मनसबदार, नकदी मनसबदार। ठीक है, और पर ये बहुत कम होता था, नकदी मनसबदार बहुत कम थे, दूसरे वाले ज़्यादा थे, जिनको जिनको पेमेंट करने के लिए जागीर दे देते थे। अब जागीर, इसकी जागीर का मतलब हो गया उनको लैंड दे दी कि इसके बदले कि तुम सारा का सारा यहाँ से पैसा आएगा, उसको तुम अपने मेंटेनेंस अलाउंस में से, मेंटेनेंस वगैरह में लगा लो, सैलरी वगैरह भी इसी में से निकाल लो। ठीक है, उनको जागीर में पे कर दिया। ठीक है, और जागीर भी दो टाइप की होती थी, एक होती ट्रांसफरेबल और दूसरी थी नॉन ट्रांसफरेबल। और ट्रांसफरेबल जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा या फिर ज़्यादा वक्त हो गया है तो उसको ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते थे। और नॉन ट्रांसफरेबल, इसको वतन जागीर भी कहते थे। अब इसमें क्या है, वतन जागीर में ये होता था कि जैसे कोई राजा रजवाड़ा है, बहुत सालों से वहाँ है, और मुगल अथॉरिटी को, उसको पता है वो मुगल अथॉरिटी को चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको ये भी पता है कि वो अपना एरिया छोड़ के नहीं जाएगा, तो एक कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उस केस में वतन जागीर को अलाउ कर देते थे। तो जिसकी वजह से वो राजा अपना राज भी कर सके, और टाइम टाइम पे ये मुगल एम्पायर को पैसे भी भेजते रहे, जिसकी वजह से इनकी जो लैंड है वो भी ट्रांसफ़र ना करनी पड़े और ये राजा के राजा बने रहे। ठीक है, तो ज़्यादातर ये वतन जागीर जो राजा हो गए, जमींदार हो गए, उनके लिए अलाउ था। बाकी सारे ट्रांसफरेबल में आते थे, जिनकी बार पोस्टिंग होती रहती थी। ठीक है, और जब अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या डिसमिसल की बात करें, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा मनसब की, इसको प्रमोशन कौन देगा, डिसमिस कौन करेगा, तो ये सारा जैसे कि एम्पायर ही करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है, और जो ये सारे के सारे मनसबदार हैं ना, ये पर्सनल लॉयल्टी देंगे किंग को। ठीक है, ये सारे के सारे इसी को रिपोर्ट करेंगे, और एक तरह से पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप चलेगा इसमें, पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप चलेगा। गिव एंड टेक, मतलब कि जैसे कि हम स्टोर में जाते हैं, किसी पैसे दिए सामान लिया, बस इस टाइप का, और कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। तो इसी वजह से इनमें कोई नेशनल, एथनिक, रिलीजियस कलर नहीं आ सकता था, क्योंकि ये तो सीधा सीधा नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि ऐसा कुछ जेलसी हो एम्पायर और मनसबदार में, ठीक है। और जो इसका कंट्रोल होता था कि इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि किंग उन्हें कैसे ट्रीट कर रहा है, ठीक है। किंग पे ज़्यादा डिपेंड डिपेंड करता था कि वो किस तरह से इनको चला रहा है। तो ठीक है, तो ज़्यादातर ये था एक केवल पर्सनैलिटी पे ही डिपेंड हो गया था कि अगर किंग इनको ठीक से फंक्शन करवा ना पा रहा है तो ये ठीक से फंक्शन करेंगे, वरना जब बाद में हम देखते ही हैं कि बाद में वो क्राइसिस का रूप ले लेंगी। इस तरह से मसलदार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और लैंड की कमी हो जाएगी, तो एक क्राइसिस के रूप में ये उभर के आने वाला था, ठीक है। फिर बाद में क्या होने लगा, बाद में हम देखेंगे बाद में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो फिर धीरे धीरे जो लॉयल्टी थी अरिस्टोक्रेट्स की वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। वो लोग सोचते थे कि इतने मेहनत करने से अच्छा है कि एम्पायर को अपनी तरफ खिसका लो, अपनी बातों में उलझाओ और मक्खनबाजी करो और अपना काम निकलवा लो, ठीक है। तो उस टाइम में बहुत सारे ग्रुप्स उभरने लग गए लेट 16th सेंचुरी में, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रुप था तुरानी ग्रुप, तुरानी। दूसरा ग्रुप था ईरानी, ठीक है, जो तुर्की भाषा बोलते थे, टर्किश लैंग्वेज बोलते थे, सेंट्रल एशिया वगैरह से आए थे। और खैर धीरे धीरे इंडियन ही हो गए थे, ऐसा कुछ स्पेशल पॉलिसी नहीं लाई गई थी, पर वो अपने आप धीरे धीरे इंडियन हो गए, ठीक है। बहुत लोग, बहुत बड़े दर्जे में लोग आए थे और यहीं बस गए, ठीक है। तो जो टर्किश लैंग्वेज बोलते थे तो उनको वो मतलब बोला जाता था तुरानी ग्रुप। और जो पर्शियन स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है, जैसे ईरानी हो गए, अफ़गानी हो गए, इराकी हो गए, ये सारे ईरानी ग्रुप में आते थे, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप बन गया था, ठीक है। और तुरानी जो थे वो सुन्नी थे, ये सुन्नी थे, और ये शिया थे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी इनमें। तो इनकी इंटरनल जेलसी वगैरह चलती ही रहती थी। इसके अलावा भी एक ग्रुप था जो अफ़गान्स थे, शेखज़ादाज थे और इंडियन मुस्लिम्स थे, हिंदूज़ थे, ठीक है। शेखज़ादा और इंडियन मुस्लिम एक ही हैं, ठीक है। तो इनका भी एक अलग ग्रुप था। और जो हिंदूज़ का ग्रुप था उसमें ज़्यादातर राजपूत थे, मराठास थे, ठीक है। ये सारे लाई करते थे। और एक और यहाँ पे शुरुआत हुई जब औरंगज़ेब बीजापुर बीजापुर को कंट्रोल करेगा 1685 में, और गोलकोंडा को 1689 में। तो जो लैंड आएगी ना इसको खालिसा लैंड घोषित कर देगा, ठीक है। अब खालिसा लैंड क्या है? खालिसा लैंड वो लैंड है जिससे जितनी भी रेवेन्यू आती है वो सारी की सारी जाएगी सीधा के साथ रॉयल ट्रेजरी में। तो जिसकी वजह से जेलसी और बढ़ने लग गई। और जब इन दोनों को हराया था औरंगजेब ने, तो एक और ग्रुप भी निकल के आ गया था, डेक्कनी ग्रुप, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज करके लाने वाला था इन एरियाज़ में, ठीक है। और वो हमने देखा ही क्यों क्यों आने वाला था, ठीक है। तो एक और क्राइसिस आ गई थी, इनकी म्यूचुअल राइवलरी की वजह से क्राइसिस आनी शुरू हो गई थी। कई स्टूडेंट्स तो कहते थे कि जितनी भी चीज राइवलरी आ रही थी ये कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव था इकोनॉमिक क्राइसिस से। जो सबकी इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसकी वजह से ये राइवलरी ज़्यादा आने लगी थी। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आ रही थी देखते हैं। उस वक्त का जो था 80% जो लैंड रेवेन्यू आ रही थी, ठीक है, तो वो बहुत कम जो जागीरदार थे ना, बहुत कम जो मनसबदार थे, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके बैठे थे। जैसे कि इसमें बुक में भी आपकी लिखा हुआ है 8,000 मनसबदार थे उस वक्त, और बस 445 ऐसे थे जो 61% रिवेन्यू इनकम ऑफ द एम्पायर को कंट्रोल करके बैठे थे। मतलब इतनी बड़ी एम्पायर का रिवेन्यू बस बहुत 445 लोगों के हाथ में ही था, ठीक है। तो इसकी वजह से टेंशन तो लाजमी था, सबको चाहिए था कि मुझे अच्छी मनसबदारी मिले, मुझे चाहिए ज़्यादा अच्छा। तो बहुत
इनइक्वालिटी हो गई थी उस वक्त, ठीक है। और जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक सिचुएशन बाद में जागीरदारी क्राइसिस का रूप लेगा। सबको चाहिए ज़्यादा जागीर चाहिए, ठीक है। तो जागीरदारी क्राइसिस एक बार मैं ठीक से अलग से बता देती हूँ, ठीक है आपको। जैसे कि एक लैंड हो गया, ये एक लैंड है, ठीक है, एक जागीर है। इससे आ रहे थे हमसे 100 रुपये, ठीक है। और सब के सब कहेंगे कि हमें और जागीर चाहिए, हमें और लैंड चाहिए। तो जो एम्पायर करेगा इसके टुकड़े कर देगा, ठीक है। अब कहेगा कि ये एक पीस है, यहाँ से कमाओ 100 रुपये, ठीक है। ये यहाँ से भी कमाओ 100 रुपये, यहाँ से भी बांट देगा, कहेगा 100 रुपये, और यहाँ से भी कहेगा 100 रुपये ले लो, ठीक है। तो इस इसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। अब जो एक्चुअल लोग तो बदले नहीं है, लोग तो वही हैं। अब वो इतनी सी लैंड से कहेगा कि 400 रुपये कमा के दो, ठीक है। अब प्रेशर पड़ेगा लोगों पे, अब लोग नहीं भर पाएंगे। बेचारा किसान कितना पे करेगा, पहले ही 100 रुपये उसको ज़्यादा लगता था, अब 400 पे करना पड़ेगा उसको। और ये जो इतने सारे जो होते हैं कि पीछे बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइमरी जमींदार होते थे, फिर जमींदार होते थे, फिर राजाज होते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि बस एक ही को दे रहे हैं, वो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स को भी दे रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा था। और जब जागीरदारी क्राइसिस यही थी कि छोटे एक लैंड को बहुत बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बांट कर डिस्ट्रीब्यूट करके दिया था, जिससे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा था। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पेशेंट्स हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हम नहीं देंगे और कुछ हमारे बस की है नहीं, ठीक है। इसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं बुक में क्या है। तो सतीश चंद्रा कहते हैं, हिस्टोरियन सतीश चंद्रा, the available social surplus was insufficient to defray the cost of administration, pay for wars of one type or another, and to give the ruling class a standard of life in keeping with its expectation। अभी कहते हैं उस वक्त का जो पैसे थे ना जितनी चाहिए, जैसे कि एक राजा है उसको लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, उसे इतना खर्चा चाहिए था। और उस वक्त इतना ज़्यादा जो पैसे ये वॉर पे खर्च कर रहे थे उसके लिए भी पैसा चाहिए था, ठीक है। जिसकी वजह से एक क्राइसिस था होने लगा, और उतना पैसा उनके पास था नहीं कि वो इन सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे, ठीक है। और जागीर को भी इनडिस्क्रिमिनेटली मारा, कितना सारा जागीर को टुकड़ों में बांटते गए, जिसकी वजह से ये सिचुएशन और डिस्ट्रेस में आ गई, ठीक है। बहुत सारी मनसबदार हो गए, ठीक है। और जिसमें छोटी छोटी जागीर्स में अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं, पैसे कमाने की ढूंढ रहे हैं, और डिस्ट्रेस किस पे जा रहा है, सारा स्ट्रेस जा रहा है बेचारे किसानों पर, ठीक है। वैसे तो कहा जाता है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि जागीर क्राइसिस एक नई फिनोमिनलिज्म, हम नया नहीं था, ऐसा कुछ पहले भी ऐसा कुछ हो सकता था। पहले भी ऐसी सिचुएशन हो सकती थी कि क्राइसिस आ जाती, पर पहले के रूलर्स थे वो चेक करते रहते थे, ध्यान रखते थे कि ऐसी क्राइसिस ना हो। और एम्पायर इतना सटीक रहता था कि मनसबदारों को कंट्रोल कर सके। पर जब औरंगज़ेब आएगा, उसके आगे जितने भी लोग आएंगे वो सारे इतने वीक होंगे कि इन सब चीज़ों को चेक नहीं कर पाएंगे, और बस बांटना शुरू कर देंगे। मोहम्मद शाह तो कुछ ज़्यादा ही बांटना शुरू कर देगा, मतलब एक सबको दे देगा कि तुम भी लो जागीर, तुम भी लो जागीर, जिसकी वजह से एक अलग ही क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, आगे की वीडियो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।